हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। और लास्ट लेक्चर में जो है sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस किए थे। आज उसके आगे हम लोग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखेंगे। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे? तो s, px, py, pz, dx square y square and dz square atomic orbitals are participated। s में एक ऑर्बिटल है, पार्टिसिपेट कर ही ले रहा है। p के तीनों ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें से 2 dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। टोटल 6 ऑर्बिटल मिल रहा है ना, s का 1, p का 3 और d का 2, तो नए ऑर्बिटल्स भी 6 बनेंगे। तो 6 इक्विवेलेंट sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। इसके पहले जो sp3d बतलाए थे ना, उसमें ऑर्बिटल्स जो थे, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वे इक्विवेलेंट नहीं थे। उसमें से 3 और 2 के सेट में बढ़ रहा था। 3 ऑर्बिटल्स एक जैसे जो इक्विटोरियल्स कहला रहे थे और बाकी 2 एक जैसे जो एक्सियल कहलाते थे। इसमें वैसा नहीं है, इसमें सारे ऑर्बिटल्स एक समान होंगे। एंड द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड along द एक्सिस, कि 6 के 6 ऑर्बिटल एक्सिस के अलॉन्ग ही रहते हैं। मतलब 2 जो है 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लाई along एक्स एक्सिस प्लस माइनस एक्स डायरेक्शन। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लाई along y एक्सिस प्लस माइनस एक्स, और बाकी जो 2 है एंड 2 आर along z एक्सिस प्लस माइनस z। ऐसा कि 6 जो sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक्सिस के अलॉन्ग रहेंगे। 2 ऑर्बिटल्स एक्स एक्सिस पे रहेंगे, 2 वाई पे रहेंगे और बाकी 2 ऑर्बिटल्स जेड पे रहेंगे। उसके बाद अस्टेरिक नंबर की बात करें तो हो जाएगा 6। जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल एंड द बॉन्ड एंगल इज, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इसमें से मेन पॉइंट यही है कि कौन कौन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया और ऑर्बिटल्स का अलाइनमेंट, मतलब जो उसका अरेंजमेंट है वो क्या होता है। तो अरेंजमेंट में बता दिए कि सारे ऑर्बिटल्स इसमें एक्सिस पे ही रहते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस पे। अब हम लोग ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग देखते हैं कि किस प्रकार से ऑर्बिटल्स इसमें आपस में इंटरमिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप, उसके बाद px ऑर्बिटल एक्स एक्सिस है तो px प्लस माइनस, फिर py ऑर्बिटल प्लस माइनस, फिर pz ऑर्बिटल, इसके बाद dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, ये x और ये y, ये दोनों प्लस माइनस, और एक लास्ट था dz स्क्वायर ऑर्बिटल। z एक्सिस है, ऐसा दिखलाते थे, ये दोनों में प्लस इसमें माइनस।
अभी जो 6 ऑर्बिटल्स हैं एस के 1, पी के 3, डी के 2, ये 6वें ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करेंगे और इंटरमिक्स करने के बाद 6 नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करेंगे जिसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे। तो ये जो 6 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होगा। ऐसा सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो सब में साइन क्या होगा, सेम होगा। ये सब जो है sp3d2 ऑर्बिटल है, ऑल आर sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। लिखे थे कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं एक्सिस के अलोंग रहेंगे, तो एक्सिस हम लोग इसमें चाहे तो दिखा सकते हैं। इसको जैसे मान लें एक्स एक्सिस, तो देखो 2 ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पे आ गया, इसको ओरिजिन मानेंगे तो एक प्लस एक्स एक माइनस एक्स की तरफ। उसी प्रकार से 2 ऑर्बिटल वाई पे आएंगे, इसको वाई मान लिया जाए तो ये दोनों ऑर्बिटल वाई एक्सिस पे आ गया, और इसको यदि जेड मान लिया जाए तो ये 2 ऑर्बिटल्स किस में आ गए, जेड एक्सिस में आ गए। तो ये जो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, 6 के 6 वो जो है एक्सिस के अलोंग हैं। यदि इसका बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर दिखाओगे तो बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप में होना चाहिए। ऐसा ज्योमेट्री जो है ऑक्टाहेड्रल, एंगल कितना हो जाएगा सब, 90 डिग्री। ऐसा तो ये है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की कैसे ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग हुआ और किस प्रकार से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने और उनका ओरिएंटेशन किस प्रकार से था। तो बतलाए कि इसमें सभी ऑर्बिटल्स जो है एक्सिस पे ही लाई करते हैं। अब हम लोग जरा ये जो ऑक्टाहेड्रल शेप है ना, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल माने होता क्या है और ये है क्या। ऑक्टाहेड्रल शेप, जैसे टेट्राहेड्रल एक वर्ड आया था इसमें, तो टेट्राहेड्रल का मतलब जैसे हम लोग समझे थे उसी प्रकार से ऑक्टाहेड्रल का मतलब भी हम लोग जानेंगे। फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप। ऐसा ई ऑक्टाहेड्रल शेप है। याद करो क्या बतलाए थे कि ऑक्टा मतलब 8 और हेड्रल माने फेस। तो ऑक्टाहेड्रल वह शेप है जिसमें टोटल 8 फेस होते हैं। कैसे 8 फेस होंगे तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो देखो इसके लिए जो है इसको मिलाते हैं। मिलाएंगे कैसे, ध्यान दोगे। सबसे पहले तो इस सबको आपस में ऐसे मिला दो इस प्रकार से, ऐसा। फिर इसको यहाँ से मिलाओ किनारे किनारे सबको पहले, ऐसा। उसके बाद फिर देखोगे इस पॉइंट को यहाँ ऊपर से मिलाना है, वैसे ही इसको भी यहाँ से मिलाना है। उसी प्रकार से नीचे वाला को फिर यहाँ से मिलाओ और फिर इसी को यहाँ से मिलाओ, ऐसा। ये है ऑक्टाहेड्रॉन। इसमें नाम लिख दो, नाम लिख दो मतलब इसको ए मान लो, इसको बी सी डी ई एफ और यहाँ ओरिजिन में मान लो ओ। तो सबसे पहले यदि हम लोग बॉन्ड्स की बात करें तो टोटल 6 बॉन्ड हुए, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई एंड ओ एफ, एंड ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल। यहाँ इक्वल का साइन दे देंगे, सब बॉन्ड आपस में बराबर है। इसके पहले बताया कि जो sp3d पढ़े थे उसमें ऐसा नहीं था, उसमें एक्सियल बॉन्ड लंबा हो रहा था इक्वाटोरियल से। इसमें सारे बॉन्ड सेम हैं, इसमें कोई एक्सियल और इक्वाटोरियल हम लोग नहीं देखते हैं क्योंकि सब का सब इसमें एक्सिस पे ही रहता है, सारा एक्सियल है इसमें। इसके बाद फेस की बात करते हैं तो 8 फेस ना, तो 8 ट्राइएंगुलर फेसेस
ट्राइंगुलर फेसेस क्या बतलाए थे कि मिलाने के बाद जो डॉटेड लाइन से ट्राइंगल बन रहा है ना, ये रेड वाला डॉटेड लाइन से जो ट्राइंगल बन रहा है, यही सब ट्राइंगल इसका फेस होता है। तो वैसा 8 ट्राइंगल बन रहा है, नाम हम लिख रहे हैं मिलाओगे। सबसे पहले ABC, फिर BCD, उसके बाद CDE, DEF, उसके बाद EFA, उसके बाद FAB, 6 हुआ। और उसके बाद देखो एक बड़ा वाला ट्राइंगल ACE, और फिर एक है BDF, ऐसा। तो ये जो 8 ट्राइंगुलर फेस है, जो डॉटेड लाइन से ट्राइंगल बन रहा है, यही सब जो है 8 फेस हुआ इस ऑक्टाहेड्रल शेप का। अब यहाँ हम लोग बात करें यदि एंगल्स की, तो एंगल को कैसे हम लोग करेंगे। देखो एंगल तो सब लिखे हैं कि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का कितना एंगल है। जैसे यहाँ से यदि तुम देखोगे ना, तो ये वाला 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये सब 90 है, तो टोटल 6 एंगल है। तो इस तरह से 90 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 540 डिग्री आ जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि किसी पॉइंट के चारों ओर का एंगल 360 होता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ 540 आ जा रहा है। इसका मतलब ये ऐसे प्लानर नहीं है, 3 डायमेंशनल है। और 3 डायमेंशनल में इसको कैसे समझेंगे, सो देखो सबसे पहले इसको ज़रा देखोगे और वहाँ से कंपेयर करते जाओगे। ई सेंटर हम लोग का हो गया O, देखोगे ई है B, ये वाला है C, ये हो गया E, और ये वाला क्या है F, देख रहे हो। ई बीच में O है सेंट्रल एटम, फिर ये है B, C, E, और ये हो गया F। अब हम लोग क्या पढ़ें कि किसी भी पॉइंट के चारों ओर का एंगल 360 होता है, तो 360 तो यहाँ होगा। अब वो 360 देखो 4 भाग में बटा है ऐसे, तो 360 को 4 भाग में बांटे हैं, तो एक भाग का एंगल कितना, तो 360 को 4 से डिवाइड कर दो, 90 डिग्री आएगा। तो ये वाला एंगल 90, ये भी 90, सब 90, मतलब एंगल BOC 90 होगा, COE 90 होगा, EOF 90, वैसे ही BOF 90। तो जो 4 एंगल सबसे पहले आया, एंगल BOC, एंगल COE, एंगल EOF, एंगल BOF, ऑल दीज आर इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, उसके बाद जो ऊपर वाला बॉन्ड है OA, वो इस पर परपेंडिकुलर है, देखोगे ऐसा है इस तरह से परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या बताइए, परपेंडिकुलर में देखो यहाँ से यहाँ ये 90 बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ ये 90 बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ ये 90 बनेगा, और यहाँ से यहाँ भी क्या बनेगा 90। मतलब ये एंगल AOB 90 है, AOC 90 है, AOE 90 डिग्री, वैसे ही AOF 90 डिग्री। तो 4 एंगल्स और हो गए 90 डिग्री का। तो इसको इधर लिखते हैं, एंगल AOB ये वाला एंगल, फिर एंगल AOC, एंगल AOE एंड एंगल AOF, ऑल आर 90 डिग्री। ठीक, उसके बाद एक अब नीचे बॉन्ड बचा OD, तो वो नीचे से परपेंडिकुलर हो जाएगा, देखो इस प्रकार से ऐसा। तो जैसे ऊपर वाला बॉन्ड सबके साथ 90 बना रहा है, तो E वाला भी 90 बनाएगा ना। ये हम लोग का D है, तो यहाँ 90 बनेगा, E भी 90 होगा, E भी 90 होगा, E भी 90। तो DOB 90, DOC 90, वैसे ही E और F के साथ भी 90 बनेगा। तो इसको फिर अलग से लिखते हैं यहीं पर कि एंगल DOB से लिखो, DOB, एंगल DOC, एंगल DOE और एंगल DOF, ऑल दीज आर ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का कुल कितना एंगल बन रहा है, 12। 4 एंगल यहाँ, 4 एंगल यहाँ, 4 एंगल यहाँ। जबकि यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तब तो यहाँ से 6 ही दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है कि एक ऑक्टाहेड्रॉन में या ऑक्टाहेड्रल शेप में 90 डिग्री के कुल कितने एंगल्स बनेंगे, तो 12 एंगल्स बनेंगे। याद रखोगे इसको, यहाँ नहीं देखना, यहाँ तो ये 2 डायमेंशनल फिगर है ना, 2D से पता नहीं चलता है। और वहाँ से देखोगे साथ ही साथ, तो देखो एक बात और होगा कि यहाँ से यहाँ यदि हम बोले कि E वाला एंगल है 90, ठीक है, मान लिया 90 है, E वाला भी है 90, मतलब AOF 90 है,
फिर ई वो F90 है, तो ई वाला पूरा एंगल ए वो ई कितना होगा, तो यहाँ फिगर से देखोगे तो 90 + 90 180 लगेगा, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ से हम लोग देखेंगे ए ओ ई कैसे, देखो ए ओ ई कितना है 90, मतलब ये जो बॉन्ड ओ ए है ना, ये ऐसा नहीं है, ये देखो इस तरह से परपेंडिकुलर है, तो इसके साथ 90, इसके साथ 90, सबके साथ 90 बनेगा। उसी प्रकार से जो डी है वो समझो बॉन्ड बोर्ड के पीछे है। तो सब 3D फिगर है, इसको विजुअलाइज करके जो है ना उसी प्रकार से समझना होगा 3D के रूप में। कॉपी या बोर्ड पे कुछ और लिखा हुआ रहेगा, वैसे समझोगे तब तो पूरा कुछ पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या हम लोग समझ रहे हैं या क्या नहीं समझ रहे हैं। इसलिए विजुअली इसको देख करके समझना है, और उसी के लिए जो है इतना सारा चीज़ जो है इसको बनाना पड़ा। अब एक ऑक्टाहेड्रोन को यदि देखोगे तो देखो ई है ऑक्टाहेड्रोन, ऐसा ई वाला ऑक्टाहेड्रोन है। अब इसमें 8 फेस है, 4 फेस ऊपर है ट्राइंगल का, 4 फेस देखो नीचे है, 8 ऑक्टाहेड्रोन हो गए इसमें इस प्रकार से। अब यदि इसको मिलाना चाहोगे यहाँ से ना तो मिला सकते हो, कैसे मिलाओगे, तो ई वाला हुआ ए, नीचे वाला हम लोग का हो गया डी, इसको मान लो बी सी ई एफ, कैसे बोले ए नीचे वाला डी ई बी सी ई एफ, तो मिलाओ तो सारा फेस। सबसे पहले ए बी सी है तो ए बी सी ये वाला फेस हुआ, फिर बी सी डी है तो बी सी डी कौन हुआ, बी सी डी ये वाला फेस हो गया। तो ऐसा ही करके 8 फेस मिल जाएगा, यहाँ से जो नाम लिखे इसको मैच करके देखोगे तो 8 का 8 फेस नजर आ जाएगा। अच्छा, ई ऑक्टाहेड्रोन हम दिखा रहे हैं तो टोटल 8 फेस है, लेकिन जब उधर से देख रहे हो तो सामने में कितना फेस दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा होगा इस सामने वाला, पीछे का 4 नहीं। तो ऑक्टाहेड्रोन में जो टोटल 8 फेसेस होते हैं ना, उसमें से 4 फेस फ्रंट का है, 4 फेस बैक का है। तो बैक और फ्रंट फेस हम लोग कैसे देखेंगे, देखो उसके लिए एक और फिगर बनाते हैं। समझने का प्रयास करोगे, जैसे देखोगे और इसको ध्यान से देखोगे किस प्रकार से फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसा इतना करने के बाद फिर इसको मिला दो, इसको यहाँ से मिलाओ और इसको यहाँ से मिलाओ, ऐसा। और इसका भी जो है सो आप नाम दे दो, तो इसका भी नाम यदि लिखोगे तो ये मान लो ए बी सी डी ई और एफ। तो इसमें 2 टाइप का फेस दिखाई दे रहा है, एक जो बोल्ड वाला ब्लैक लाइन से है, जैसे ई वाला फेस ए बी सी, ई वाला फेस बी सी डी, उसके बाद एक यहाँ से भी मिलेगा सॉरी ब्लैक वाला लाइन से, ये देखो यहाँ से मिलेगा ऐसे, इस प्रकार से। तो ये ए बी सी ई वाला फेस, बी सी डी ई वाला फेस, सी डी ई वाला फेस और ए सी ई वाला फेस। तो जो बोल्ड लाइन का ट्राइंगल जो बन रहा है वो सामने का 4 फेस हुआ, उसी प्रकार से डॉटेड लाइन से भी ट्राइंगल बन रहा है, तो ये जो डॉटेड लाइन से ट्राइंगल बन रहा है वो बैक फेस हुआ। तो यदि यहाँ हम लिखना चाहे फ्रंट फेस से सामने का फेस, कौन कौन बोले, ए बी सी ई वाला फेस, फिर बी सी डी ई वाला फेस, फिर सी डी ई, उसके बाद ए सी ई, तो ये चारों फ्रंट फेस है। वैसे ही यदि बैक फेस लिखना चाहो, बैक फेसेस, तो बैक फेसेस में कौन कौन आ जाएगा, सबसे पहले ए बी एफ, ठीक, बी डी एफ, उसके बाद बी ई एफ, सॉरी डी ई एफ, और उसके बाद लास्ट में ए ई एफ। अच्छा, जैसे इसमें भी दिखाए हम,
इस प्रकार से कि 4 फ्रंट फेस 4 बैक फेस, तो वही 4 को फ्रंट फेस है, 1 2 3 4, और जो डॉटेड लाइन से बन रहा है वो चारों बैक फेस है। तो ई जो फिगर बना है ना ऑक्टाहेड्रॉन, इसी का यहाँ ही बना हुआ है 3D। ई जो बना है ये तो प्लानर है, जैसा हम लोग कॉपी में बनाएंगे, लेकिन ई जो एक्चुअल में ऑक्टाहेड्रॉन है ये इस प्रकार से होता है। देखो 6 कोना है ना, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी 6 कोना है, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो यही ऑक्टाहेड्रॉन का जो है 3D फिगर है। तो इस तरह से ऑक्टाहेड्रल शेप क्या है, इसका मीनिंग हम लोग समझे कि कितने एंगल्स बनेंगे, कितने फेस होंगे, बॉन्ड्स किस प्रकार के होंगे, तो ऐसे ही जो है इसको समझना है। अब यदि ये ऑक्टाहेड्रॉन बनाना चाहोगे आप लोग तो इसको कैसे बनाओगे, उसको देखो। एक स्क्वायर शेप काटोगे ऐसे, स्क्वायर शेप माने चारों साइड बराबर होना चाहिए। अब ये स्क्वायर का जितना साइड है ना उतना ही साइड का एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाओगे। ई जितना बड़ा साइड है वही इतना होना चाहिए, वही ई होना चाहिए, और ऐसा ऐसा 8 ट्राइंगल बनाना है। तो ये 4 ट्राइंगल ऊपर की ओर लगेगा, देखो ऐसे 1 2 3 4 ट्राइंगल, और बाकी 4 नीचे। मतलब अब इसको देखो, ई बीच में एक स्क्वायर है, देखो ई वाला स्क्वायर है ऐसे, और देखो 4 ट्राइंगल ऊपर है, 1 2 3 4 और 4 नीचे, 1 2 3 4। तो ये 4 नीचे और ये 4 ऊपर ऐसे करके अटैच हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग ऑक्टाहेड्रॉन बनाएंगे, बनाने का प्रयास करोगे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का। ये तो शेप का डिस्कशन हुआ ना कि ऑक्टाहेड्रल है क्या, नोट्स में सारा चीज़ लिखा हुआ है, बस एक बार इसको रिमाइंड कर लोगे। एग्जाम्पल में सबसे पहले जो है SF6 की बात करें हम लोग, क्या बोले थे, सबसे पहले रफ डायग्राम बनाएंगे। सल्फर और इसके साथ 6 फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन को जोड़ दो, और रफ डायग्राम बनाने के बाद हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल एटम कितना बॉन्ड बना रहा है। जितना बॉन्ड बनाएगा वो एटम उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास होना चाहिए। तो सल्फर यहाँ 6 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब कि सल्फर के पास 6 अनपेयर्ड होने चाहिए। 6 होगा कि नहीं देखो ज़रा। तो एटॉमिक नंबर होता है 16, लास्ट वाला कन्फिग्रेशन लिखेंगे हम लोग। नियॉन तो हो गया यहाँ तक, 3s2 3p4 3d खाली है, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स, और d में ऑर्बिटल 5 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 6 बॉन्ड बना रहा है तो अनपेयर्ड 6 होना चाहिए, लेकिन अभी अनपेयर्ड कितना है देख लो, 2। 6 करने के लिए क्या करोगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आगे खाली ऑर्बिटल में भेजेंगे। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दो तो 4 होगा, फिर इसको भी यहाँ भेजो। तो अब देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें बचेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें बचेंगे, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ भी आ जाएंगे। ऐसा एक्साइटेड स्टेट हो गया। अब ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग हाइब्रिडाइजेशन, कितने ऑर्बिटल्स को मिलाया जाता है, तो जितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ 6 है ना, क्या कि 6 वो सिंगल बॉन्ड ही है, तो 6 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो ई वाला ऑर्बिटल यहाँ एस का हुआ, ई तीनों पी का है, ई दोनों डी का है, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब 6 के 6 ऑर्बिटल्स यहाँ एक साथ बनाएंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 ऐसा, तो 6 वो कौन से ऑर्बिटल्स हुए, sp3d2। इसके साथ बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, कन्फिग्रेशन लिखो 2s2 2p5, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ मिल जाएगा, ओवरलैपिंग होकर के बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ऐसे 6 फ्लोरीन है ना, एक का दिखा दिए हम लोग, तो बाकी 5 का भी वही हाल होने वाला है, 3 4 और एक ही हो जाएगा 5 ऐसे। अब इसी का ऑर्बिटल वाला शेप दिखलाओगे तो इस सल्फर 6 sp3d2 ऑर्बिटल बनाओ। सब में प्लस साइन होगा क्योंकि सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भी है।
ऐसा 6 ऑर्बिटल, 6 वो sp3d2 था, तो sp3d2 का शेप बताया भी ऐसा होता है, और सब में एक इलेक्ट्रॉन है तो दिखा दिए। अब देखो कि जो सल्फर का ये sp3d2 ऑर्बिटल है, इसके साथ फ्लोरीन का e ऑर्बिटल मिल रहा है, कौन सा ऑर्बिटल है p, और p का शेप कैसा होता है डम्बेल, तो डम्बेल शेप से दिखाओ ओवरलैपिंग सब में प्लस माइनस एक इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से इधर भी फ्लोरीन हो जाएगा प्लस माइनस एक इलेक्ट्रॉन, इस तरफ भी दिखाएंगे प्लस माइनस, वैसे इधर भी दिखाएंगे। सब ऑर्बिटल में जो है फ्लोरीन का p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, वैसे एक इधर भी होगा ऐसा। तो E है p ऑर्बिटल फ्लोरीन का, और सल्फर का E वाला है sp3d2, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो इस बॉन्ड का नाम हो जाएगा sp3d2 p सिग्मा बॉन्ड। और बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर दिखाओगे तो सल्फर सब तरफ फ्लोरीन है और सब बॉन्ड आपस में इक्वल होगा, तो सब तरफ फ्लोरीन दिखा दो ऐसा। अब यहां देखोगे तो फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, तो सब फ्लोरीन पर 3 3 लोन पेयर दिखा दो ऐसे। एंगल ही 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल सब तो बता ही दिए हैं, और शेप का नाम क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल ऐसा। तो ये हुआ SF6। यदि एग्जाम में आता है कि SF6 का शेप एक्सप्लेन कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो इतना पूरा काम करके हम लोग को जो है शेप एक्सप्लेन करना होगा। तो जैसे SF6 का बता दिए, ऐसे ही आप लोग प्रयास करोगे अपने से SeCl6 का। सल्फर के जगह सेलेनियम, फ्लोरीन के जगह क्लोरीन दे दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लोगे, और उसके बाद इसको सेम बनाना है, बस यहाँ ऑर्बिटल चेंज कर जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल इसमें है BrF5 का ऐसा। सेम काम, सबसे पहले इसका रफ डायग्राम बनाओ। ब्रोमीन और 5 फ्लोरीन है, कहीं भी जोड़ दो पहले। अब ब्रोमीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है 7, बॉन्ड बना रहा है 5, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, मतलब एक लोन पेयर और ये 5 सिग्मा। कन्फिग्रेशन लिखोगे, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35, यहाँ हो जाएगा आर्गन 3d10, उसके बाद 4s2 और 4p5, इधर आगे 4d। तो कन्फिग्रेशन लिखोगे तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि ब्रोमीन यहाँ बॉन्ड बना रहा है 5, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 होने चाहिए, लेकिन नहीं है, एक अनपेयर्ड है। तो 5 करने के लिए क्या करोगे कि सबको अनपेयर्ड करेंगे, एक बार इसको यहाँ भेजेंगे, एक बार इसको यहाँ भेजेंगे, तो ये वाला पेयर का पेयर ही रह जाएगा, और यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन सब में एक एक जगह आ जाएगा। तो देखो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग, कितने ऑर्बिटल्स, तो जितना सिग्मा और लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड है 5 और एक लोन पेयर, टोटल 6, तो ये लोन पेयर वाला ऑर्बिटल और ये 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल ओवरलैप का मतलब इंटरमिक्स करेगा। तो ये ऑर्बिटल S का है, ये तीनों P का है, ये दोनों D का, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 सेम हो जाएगा, बस यहाँ आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो ओवरलैपिंग होगा अब इसके साथ, क्योंकि यहाँ भी फ्लोरीन ही दिया हुआ है, सेम होते जाएगा। बस यहाँ बनाओगे तो सल्फर की जगह इस्तेमाल करेंगे हम लोग ब्रोमीन, और ब्रोमीन का जो यहाँ 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, तो 5 तो बॉन्ड बना लिया, एक में है लोन पेयर, तो एक फ्लोरीन हटा दो यहाँ से, और ये फ्लोरीन हटा करके इसमें लोन पेयर रखेंगे हम लोग। ये देखो ऐसा लोन पेयर ऐसे, बाकी सब ठीक है। तो जब इसका शेप बनाओगे तो शेप बनाने के बाद यहाँ सल्फर की जगह आएगा ब्रोमीन, और यहाँ रहेगा ऐसा लोन पेयर इस तरह से। ये लोन पेयर को ऊपर चाहे नीचे कहीं भी रख सकते हो, या तो यहाँ परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन में। अब यदि इसके शेप की बात की जाए तो ऑक्टाहेड्रल नहीं बोलेंगे। बताएं हम कि जब लोन पेयर आता है ना, तो लोन पेयर आने से शेप और एंगल दोनों डिस्टर्ब होता है। रेगुलर जो होना चाहिए था शेप ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, तो वह शेप ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा। साथ ही साथ एंगल 90 डिग्री होना चाहिए था, वो भी नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर यहाँ क्या करेगा, रिपल्सन।
तो ये एंगल अब 90 डिग्री नहीं होगा, ये एंगल 90 डिग्री से कम होगा। दिस वन इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक, शेप का नाम भी ऑक्टाहेड्रल हम लोग अब नहीं लिखेंगे, शेप का नाम क्या हो जाएगा अब, तो इस शेप का नाम होता है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल क्यों बोल रहे हैं इसको, तो ई चारों जो अपने एक प्लेन में है तो ई चारों को मिलाओ तो स्क्वायर टाइप बनेगा, और इसमें एक नीचे पिरामिड के जैसा है। मतलब ऐसे समझो कि ई वाला जो था ना, तो ऊपर में यहाँ आ गया लोन पेयर, ई चारों जगह बॉन्ड है और ये नीचे है, तो यहाँ पूरा लोन पेयर आ गया, तो इससे मतलब ही नहीं है। तो बाकी शेप को नीचे देखो तो ये एक स्क्वायर बन रहा है और नीचे पिरामिड के जैसा निकला हुआ है। या नीचे लोन पेयर रखोगे तो ऊपर देखो कि नीचे लोन पेयर है तो इधर भूल जाओ, तो अब देखो ये स्क्वायर है और ऊपर ही पिरामिड के जैसा निकला हुआ है, इसलिए स्क्वायर पिरामिडल शेप। अब जैसे हम यहाँ BrF5 का बनाएं, आप लोग बनाओगे ClF5 का, एकदम सेम बनेगा, बस ब्रोमीन की जगह क्लोरीन और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग चेंज कर देंगे तो बन जाएगा। एक लास्ट एग्जांपल इसमें हम लोग देखेंगे BrF5 के बाद, BrF5 के बाद एक एग्जांपल इसमें आता है किसका, XeF4। रफ डायग्राम बनाओ, 4 फ्लोरीन रखो पहले कहीं भी, जेनन है नोबल गैस, और हम लोग जानते हैं कि नोबल गैस का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, यहाँ बॉन्ड बन रहा है 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बाकी 4 के लिए 2 यहाँ और 2 यहाँ, मतलब 2 लोन पेयर है। अब जब जेनन का कन्फिग्रेशन लिखोगे तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए क्योंकि बॉन्ड 4 बना रहा है, लेकिन जेनॉन तो नोबल गैस है और नोबल गैस का फुलफिल होता है 54, तो यहाँ लिखोगे तो क्रिप्टन यहाँ हो जाएगा 4d10 और ये सब हो जाएगा 5s2 और यहाँ 5p6 और यहाँ 5d। तो 5p6 कहने का मतलब क्या हुआ कि सब ऑर्बिटल भरा हुआ है, देखो, जबकि 4 अनपेयर्ड चाहिए लेकिन यहाँ एक भी अनपेयर्ड नहीं है, तो 4 करने के लिए इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाओ, इसको यहाँ कर दो और ई वाला यहाँ करो, लास्ट वाला ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाते हैं ताकि एनर्जी कम लगे। अब ऐसा करोगे तो ई दोनों में तो लोन पेयर बचा हुआ रह जाएगा, बस 2 अनपेयर्ड इसमें बनेगा, 2 अनपेयर्ड इसमें बन जाएगा, टोटल 4 अनपेयर्ड हो गए। ऑर्बिटल मिलाओगे तो कितने, 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए 4 ऑर्बिटल और 2 लोन पेयर के लिए 2 ऑर्बिटल, तो ई दोनों लोन पेयर वाला हो जाएगा, ये सब बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। तो S का 1 ऑर्बिटल मिलाए, P का 3 मिलाए, D का 2 मिलाए, इसलिए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर यहाँ 2, ऐसा, तो ये बॉन्ड इसके साथ बनेगा इस तरह से। अब जब यहाँ शेप बनाओगे तो ये ब्रोमीन की जगह हम लोग क्या लेने वाले हैं, जेनॉन, और ये जो एक और ऑर्बिटल है इसमें भी लोन पेयर आ जाएगा, तो ये जो नीचे वाला फ्लोरीन है ये भी हट जाएगा, ऐसा, इसमें भी आ जाएगा लोन पेयर। तो ये 2 ऑर्बिटल जो है ऊपर नीचे परपेंडिकुलर जो था ऊपर और नीचे से, इस दोनों में दिखा देंगे हम लोग लोन पेयर, और बाकी चारों जो एक प्लेन में वो चारों क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। तो अब यदि इसके शेप की बात करें हम लोग तो कैसे बनाओगे, तो ये जेनॉन, सबसे पहले ऊपर नीचे लोन पेयर दिखला दो, एक बॉन्ड इधर, एक इधर, एक इस तरफ, एक इस तरफ, तो और सब जगह क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन, फ्लोरीन, सब में 3-3 लोन पेयर होगा ना फ्लोरीन में। अब यदि यहाँ इसके एंगल की बात करें तो एंगल में कुछ नहीं बिगड़ेगा, देख लो, ई था ना, तो ई चारों कोना में 4 फ्लोरीन है, बस एक लोन पेयर ऊपर है, एक लोन पेयर नीचे, तो चूंकि लोन पेयर दोनों साइड से है तो जितना रिपल्सन ऊपर वाला लोन पेयर करेगा उतना ही नीचे वाला करेगा, तो ओवरऑल एंगल में कोई चेंजिंग नहीं होगा और ये सारे एंगल्स हो जाएंगे 90 डिग्री। ई वाला भी एंगल यहाँ से यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। और यदि बात करें हम लोग शेप की, तो इस शेप इसका क्या लिखेंगे, तो मिला दो यहाँ से, तो मिलाने के बाद स्क्वायर बन रहा है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे स्क्वायर, और साथ ही साथ सब एंगल जोड़ोगे तो आएगा 360, और बताएं सारे एंगल जोड़ने पर 360 आवे तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लानर। तो XeF4 का शेप कैसा हो गया, स्क्वायर प्लानर, ऐसा। अब देखो इसमें ध्यान क्या रखोगे ओवरऑल, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग 3 एग्जाम्पल्स देखे,
SF6, BRF5 एंड XEF4। तो तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 जरूर आ रहा था, लेकिन शेप और एंगल थोड़ा डिफर कर गया। तो इसको याद रखोगे कि यदि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और एक भी लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम के पास, तो शेप होगा ऑक्टाहेड्रल SF6 के जैसा। यदि सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर आ जाए तो शेप होगा स्क्वायर पिरामिडल, मतलब BRF5 के जैसा। डजंट मैटर कि मॉलिक्यूल क्या है, बस टाइप देखोगे कि sp3d2 और एक लोन पेयर है सेंट्रल एटम में तो स्क्वायर पिरामिडल। और यदि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और दो लोन पेयर है सेंट्रल एटम में जस्ट लाइक XeF4, तो शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लानर। मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, उससे मैटर नहीं करता है। तो इस तरह से sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग जो है लास्ट किए। और नेक्स्ट क्लास में जो है फिर हम लोग एक लास्ट हाइब्रिडाइजेशन जो बचा हुआ है sp3d3, इसके बारे में देखेंगे। धन्यवाद।